हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल जीसीएस एजुकेशन पॉइंट। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी चैप्टर नंबर 5, जिसमें हमने पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के बारे में। सारे टॉपिक्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसमें हमने 4 वीडियोस में इवन 5 वीडियोस हो चुकी है, जिसमें एक एक्टिविटीज वाली वीडियोस भी है। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यू कैन वॉच दैट वीडियो। आप उन वीडियोस को जब डाउनलोड करके या फिर वैसे करके आप देख सकते हैं। ओके, ताकि आपके जो भी डाउट्स होंगे लाइफ प्रोसेस रिलेटेड सारे क्लियर हो जाएंगे। अब इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर जो हमारा 6 है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एक साथ कोऑर्डिनेट यानी कि एक साथ मिलकर के काम करते हैं, और किस तरीके से हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है। ओके, तो इससे पहले आपने पढ़ा था बेटा प्रीवियस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? फॉर द मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग के लिए हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें आपने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था और एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ा था। ओके, अब आपने बेटा ये भी चीज देखी थी, आपको याद होगा कि जब मूवमेंट की बात करें, ऑर्गन्स में 2 तरीके की मूवमेंट देखने को मिलती है। एक तो होती है ग्रोथ डिपेंडेंट, जो ग्रोथ पर डिपेंड होती है। जैसे सपोज कीजिए अगर एक प्लांट मेरे पास इतना छोटा था, तो उसकी बस की हाइट बढ़ेगी और बढ़ेगी, तो इस तरीके से बढ़ती जाती है। ठीक है, एक लिमिट तक। ओके, तो ये तो होगी ग्रोथ डिपेंडेंट होगी। कुछ होती है जो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होती, जो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, अ कैट इज रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, बफेलो च्यूइंग कर्ड, दीज आर नॉट मूवमेंट्स कॉज्ड बाय ग्रोथ। ये कुछ ऐसी मूवमेंट्स जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। क्लियर नोट। अब ये जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स होती है ना, ये बेसिकली डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करती है? एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? एनवायरमेंटल कंडीशंस पे डिपेंड करती है, जिनको हम स्टिमुलाई कहते हैं। ओके, स्टिमुलाई आपका प्लूरल वर्ड होता है, स्टिमुलस होता है सिंगुलर वर्ड। देखा ना आपने, मैंने डेफिनेशन मेंशन की हुई है, एनी चेंज इन एनवायरमेंट टू व्हिच ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड, जिसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करता है। अब जैसे सपोज कीजिए, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि कैट जो है, कैट रनिंग, तो कैट रनिंग क्यों कर रही है? कैट क्यों भाग रही है? हो सकता है कि उसने एक चूहा देखा होगा, या फिर हो सकता है उसके पीछे कुत्ता पड़ गया होगा। ठीक है, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। यानी कि एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो वही चीज यहां पर हम बात कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स आपके होते हैं। क्लियर नोट। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई गर्म चीज को टच कर लिया, तो ऑब्वियसली बात है, अपने हाथ को हटा दोगे वहां से। ठीक है, और जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बेटा कि चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग्स, भाई उनको अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है उसको झूलने में, झूला झूलने में, इसलिए तो वो कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि कुछ कुछ जो आपकी होती है ना, क्या नाम है, चेंजेस होते हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं, वो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करती है। ओके, जिसके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट के बारे में। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। यानी कि इससे यहाँ पर आपको समझ में आता है इस टॉपिक से कि जितने भी एनवायरमेंटल कंडीशंस में जो भी चेंजेस आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, और उसको हम स्टिमुलाई कहते हैं। स्टिमुलाई मींस एनवायरमेंटल चेंजेस जो भी आपके होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बेटा, ईच काइंड ऑफ अ चेंज इन द एनवायरमेंट इवॉक्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली बात है, अगर एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है या कोई चीज जैसे गर्म है, ठंडी है, आप उसको टच करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हो ना। या तो अपनी हैंड की मूवमेंट कर लोगे आप। ठीक है, अगर आपको कोई चीज चुभ रही है तो ऑब्वियसली बात है, अपने हाथ को वहां से हटाओगे या फिर वहीं लगाए रखोगे आप, है ना। तो मतलब सिंपल सी बात यह है, जितने भी चेंजेस आपके एनवायरमेंट में हो रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर। तो आपको पता है बेटा, हमारी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से की गई है, हमारे पास स्पेसिफिक टिश्यूज होते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज प्रोवाइड किए गए हैं फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज के लिए। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, या जो भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कंट्रोल करना, और जिस तरीके से हमारी बॉडी कोऑर्डिनेट करके काम करती है, एक साथ मिलकर काम करती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि हमारी जो मूवमेंट होती है, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो ग्रोथ डिपेंडेंट नहीं होती है, वो डिपेंड करते हैं स्टिमुलाई पे। स्टिमुलाई मींस एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। क्लियर नॉट? तो बात समझ में आ गई यहाँ तक? वेरी नाइस। आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चे। देखिए, हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें एनिमल्स की बात करें, तो इनके अंदर स्पेसिफिक सिस्टम होता है। कौन सा सिस्टम होता है? नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम होता है। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज।
ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो मसल्स होती हैं वो कोऑर्डिनेट करती हैं, और नर्वस सिस्टम जो उसको हेल्प करता है किस चीज में, कोऑर्डिनेट करने में कि एक्चुअल में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ओके, और किस टाइप के सिग्नल्स आपको देखने को मिले, यानी रिसेप्टर्स किस तरीके से आपके सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं। डन और नोट, वेरी गुड। आप देखो बच्चे, एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको पता है जो भी चेंजेस आपके आसपास हो रहे हैं, जब तक आप उसको रिसीव नहीं करेंगे उस सिग्नल को, तो क्या आप रिएक्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आपको पता है आपके पास ना 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं 5 सेंस ऑर्गन्स आपके? नोज, टंग, ईयर। हाँ, आपको ये तो पता ही होगा। आपके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, ठीक है, आईज हो गए, ओके, और स्किन हो गई। ठीक है, तो आपको पता है ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स जो कि फील करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? जो यूजली सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं सिग्नल्स को, या जो भी चीजें हो रही हैं आसपास जो डिटेक्ट करना होता है उसको कहते हैं हम रिसेप्टर्स कहते हैं। देखो, इनर ईयर के अंदर होते हैं फोनो रिसेप्टर्स, जिनका काम होता है हियरिंग और बैलेंस ऑफ द बॉडी में हेल्प करते हैं। दूसरा होता है फोटो रिसेप्टर, जो कि आईज में प्रेजेंट होता है। आप समझ गए होंगे, आईज में बेसिकली क्या करता है, विजुअल स्टिमुलस होता है आपका। ठीक है, थर्मोरिसेप्टर आपके स्किन में होते हैं, जो पेन, टच या फिर क्या कहते हैं टेम्परेचर जो भी चेंज हो रहा है, गर्म लगना, ठंडा लगना, सारे के सारे आपका थर्मोरिसेप्टर्स को ही डिटेक्ट किया जाता है। ऑल्फैक्टरी नोज में होता है, जो कि स्मेल डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। गस्टेटरी टंग में होता है, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है। क्लियर? अच्छा, अब ये बात समझो, इन रिसेप्टर्स के पास ऐसा क्या चीज होती है, या कह सकते हैं हमारी बॉडी में, नर्वस सिस्टम में ऐसा क्या क्या चीजें हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी जो सिग्नल्स को लेकर के जाती है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। तो आपको बता दें कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बना हुआ है किससे? न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। किससे बना हुआ है? न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है ना, दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक, इसको हम न्यूरॉन के साथ साथ नर्व फाइबर भी कहते हैं। ओके, इसको हम नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने मेंशन भी किया हुआ है, न्यूरॉन को हम नर्व शेल भी बोलते हैं और नर्व फाइबर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए बेटा, यहां पर मैंने लिखा ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेसिफिक टिप्स ऑफ सम नर्व्स सेल, जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अलग अलग जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है वहां पर अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपको मैंने बता दिया है यहाँ पर। ओके, अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है ना आपको नर्व सेल का, जिसको हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं और नर्व फाइबर भी बोलते हैं, तो आप देखेंगे इसमें जो ट्री लाइक ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, ये देखो, दीज आर द ट्री लाइक ब्रांचेस जो आपको दिख रही है, इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट। जो क्या करते हैं, एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, अब जहां पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है, जिसके बाद वो केमिकल रिएक्शन जो है सेल बॉडी में आता है और एक्सोन के थ्रू किस फॉर्म में जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है। इस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में सेल बॉडी से और एक्सोन के थ्रू वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। कहां तक? नर्व के एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है, और जैसे नर्व का एंडिंग पॉइंट आता है तो आप देखेंगे नर्व के एंडिंग पॉइंट में क्या होते हैं, यहाँ पर एक गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है, जिस गैप को क्या बोला जाता है? साइनेप्स बोला जाता है। सिनेप्स बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्स एक बेसिकली गैप होता है किसके एंड में, नर्व एंडिंग और दो दूसरा जो हमारा आपका न्यूरॉन्स होगा और डेंड्राइट, उनके बीच में क्या होता है, एक गैप होता है, जो कि बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। देखना आप, देखो ये जो हमारा एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग है, ये जो है दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन आपका हो गया। डन और नोट? ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो हमारा सिनेप्स होता है वो क्या करता है, बेसिकली सिनेप्स में जाकर, जैसे कि आपको पता है कि नर्व एंडिंग से इलेक्ट्रिक इंपल्स गया बाहर, इस गैप में आया, तो इस गैप में क्या होगा, वो केमिकल इंपल्स में, केमिकल रिएक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दिखा ना, वो देखो, दिस इंपल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सोन टू its end. At the end of the axon the electrical impulse set off the release of some chemicals. ठीक है, नर्व एंडिंग में क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आपका है, ये जो है एक केमिकल रिलीज करेगा, जो कि बेसिकली बाद में जाकर के दोबारा से डेंड्राइट में जाकर के, दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइट में जाकर के क्या करता है, दोबारा से इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। समझी नहीं समझी बात?
क्लियर नोट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है जहां पर आपका केमिकल जो रिएक्शंस है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में दोबारा से कन्वर्ट हो रहा है, या कह सकते हैं ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम द नर्व एंडिंग ऑफ वन नर्व सेल टू द डेंड्राइट ऑफ अनदर नर्व सेल। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को डेफिनेटली मिलता है। इसका डायग्राम पूछ लिया जाता है और इसके फंक्शंस भी आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी आप सभी को। देखिए ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स एंड इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। आपको मैंने बता दिया है कि जो नर्व टिश्यूज आपके होते हैं उसमें बेसिकली नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या न्यूरॉन्स हम कहते हैं, या नर्व फाइबर्स हम कहते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस की फॉर्म में। परफेक्ट है बच्चे आप सभी को। यहां तक कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए अब एक्टिविटी जो है हमारे पास मेंशन है 6.1, इसको आप देखेंगे। इसमें क्या बोला गया, पुट सम शुगर इन योर माउथ। आपने क्या करना है, कुछ शुगर को अपने मुंह में रखना है। उसका टेस्ट कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है, सब जानते हैं स्वीट टेस्ट होगा इसका। वेरी नाइस। ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट विथ बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर। नाउ ईट शुगर अगेन, इज देयर एनी डिफरेंस इन टेस्ट? यस। देखो आपने क्या करना है, आप अपना थंब का यूज करके, अपने इंडेक्स फिंगर का यूज करें, फर्स्ट फिंगर जो आपकी, उसका यूज करके अपनी नोज को प्रेस करना है और फिर अपने शुगर को टेस्ट करना है कि टेस्ट कैसा लगेगा। तो आप देखेंगे कि जो आपका टेस्ट होगा ना वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी टंग है और जो नोज है ये कंबाइंड कॉन्सेप्शन परसेप्शन करते हैं। क्या करते हैं? कंबाइंड परसेप्शन करते हैं, मतलब कंबाइंड फॉर्म में बताते हैं कि एक्चुअल में उसका एग्जैक्टली टेस्ट क्या है। देखा होगा ना आपने, जैसे आपके सपोज कीजिए अगर आपको क्या कहते हैं कोल्ड हो जाता है या आपकी नोज ब्लॉक्ड हो जाती है, तो आपका जो फेवरेट फूड भी होता है ना वो भी आपको टेस्टी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि टंग और नोज के जो आपके रिसेप्टर्स होते हैं वो कंबाइंड यानी कि टुगेदर कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं, तब जाकर के एक पार्टिकुलर चीज का टेस्ट आपको क्लियरली समझ में आता है। ओके, तो समझ रहे बात को आप, यानी कि नर्वस टिश्यूज यानी कि नर्व सेल्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है कि जो आपके बॉडी में सारे इंपल्स को ट्रांसमिशन करने में हेल्प करता है। ओके, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है कि अभी हमें एक्शन क्या लेना चाहिए। डन और नोट? तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गया। आगे हम कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं बेटा रिफ्लेक्स एक्शन की। बात करते हैं क्या होगा जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है। तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कोई भी सडनली एक्शन लिया जाना, सडन एक्शन, ठीक है। टू समथिंग इन द एनवायरमेंट, मतलब रिस्पॉन्स टू द समथिंग इन द एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट में कोई भी जो आपका एक्शन हो रहा है, जो भी स्टिमुलाई देखने को मिल रही है जिसके अकॉर्डिंग आप सडनली रिएक्ट करते हैं उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो कुछ ऐसी सिचुएशंस आती है ना आपकी जिसमें हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर हमारा फ्लेम के ऊपर हाथ जो है चल रहा है तो हम इसमें सोचेंगे थोड़ी ना कि अपने हाथ को हटाए या ना हटाए, हमें तो हटाना पड़ेगा ना अपने हाथ को। तो सडनली हमें जो अपने हाथ को वहां से रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमारे को पेन ना हो, हमें जो है कुछ हर्ट ना करे, हमें हार्म ना पहुंचे। तो इसीलिए हमें जो है यहाँ पर थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता, क्योंकि थिंकिंग जो है एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्या है? थिंकिंग एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। क्यों? देखो थिंकिंग टिश्यू की अगर बात करें हमारी बॉडी में तो उसमें डेंस नेटवर्क होता है किसका? न्यूरॉन्स का। कॉम्प्लिकेटेड वे में जो बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इट सिट्स इन फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द स्कल, स्कल के जो फॉरवर्ड एंड पार्ट होता है ना वहां पर प्रेजेंट होता है। ये सिग्नल को रिसीव करते हैं फ्रॉम द बॉडी और उसके बाद सोचते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं। तो आप सोचो कि अगर जो सिग्नल को पहले वो रिसीव करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करेंगे, तो ये तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, तब तक तो आपको नुकसान पहुंच चुका होगा। तो उससे बेटर क्या है कि ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप सडनली जो है रिएक्ट कर सकें, ताकि आप जो है अपने आप को हार्म पहुंचाने से पहले ही प्रोटेक्ट कर सके। ओके, तो इसके लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जहां पर सिग्नल जाए और तुरंत वहां से जो है इनपुट मिले और तुरंत वहां से एक्शन लिया जाए, ठीक है। लिखा ना आप देखो, द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द सिग्नल और इनपुट एंड रिस्पॉन्डिंग इट टू इट बाय एन आउटपुट एक्शन माइट बी कंप्लीटली क्विकली होना चाहिए। तो इसके एक रिफ्लेक्स आर्क होता है। रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली के पाथ होता है, इट इज बेसिकली पाथवे जिसके थ्रू जो है सिग्नल को आपका सेंड किया जाता है और तुरंत के तुरंत उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड भी किया जाता है, ठीक है। पूरा एक पाथवेज होता है जो कि मैं अभी आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, आगे देखेंगे बेटा। द नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी मीट इन अ बंडल इन द स्पाइनल कोड। देखो अब आपको पता है ऑन द
ऑन देयर वे टू द ब्रेन। ब्रेन से पहले जितनी भी नर्व्स आपकी हैं वो सारी की सारी जो है स्पाइनल कोड पे जाके मिलती है। तो क्यों ना स्पाइनल कोड को एक टारगेट पॉइंट बनाया जा सके जो इन्फॉर्मेशन को पहले क्या करे, ले और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करे, है ना, जिसमें हमें सोचना ना पड़े और तुरंत की तुरंत एक्शन लिया जा सके ताकि हमारी बॉडी को कोई भी हार्म ना पहुंचे या, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। Okay, reflex arcs are formed in the spinal cord itself, although the information input also goes on to reach the brain. ठीक है, इंफॉर्मेशन जो ब्रेन के पास तो पहुंचती तो है, लेकिन इसमें हमें सोचना नहीं पड़ता, तुरंत की तुरंत एक्शन ले लिया जाता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जो कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेंशन भी किए हुए, देखो। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी गर्म चीज आपकी स्किन को टच करती है, तो आप पहले उसे रिसीव करेंगे। आपको पता है यहाँ पर थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं आपकी स्किन में। रिसीव करने के बाद उसको सेंसरी नर्व्स के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू क्या किया जाता है, आपके स्पाइनल कोड पे सेंड किया जाता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन है और स्पाइनल कोड आपका है। ठीक है, ये क्या करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, ये इंपल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम द रिसेप्टर्स टू द सीएनएस, यानी कि स्पाइनल कोड एंड द ब्रेन। उसके बाद यहाँ पर रिले न्यूरॉन्स होते हैं। रिले न्यूरॉन्स बेसिकली क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, किसको, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। ठीक है, मतलब सेंसरी नर्व से सिग्नल गया, रिले नर्व्स यहाँ पर से ट्रांसमिशन करे कि भाई आप किसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स क्या करना है। ओके, अब रिस्पॉन्ड करने के लिए ये जाएगा आपका मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू। कहाँ जाएगा, मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो इंपल्स को कैरी करते हैं सीएनएस से टू द इफेक्टर पार्ट। इफेक्टर बेसिकली वो पार्ट होता है जो रिस्पॉन्ड करता है, क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइनल कोड ने सिग्नल भेजे हैं या फिर हमारे ब्रेन ने जो सिग्नल भेजे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्ड करता है। ओके, और जो सडन एक्शन होते हैं वो स्पाइनल कोड कंट्रोल करता है, और बाकी जो थिंकिंग वाले प्रोसेस होते हैं वो सारा हमारा ब्रेन जो है थिंक करता है। वैसे सिग्नल तो ब्रेन को भेजना पड़ेगा ना। ओके, जो भी मैसेज है ब्रेन को भेजना पड़ेगा, लेकिन हाँ एक्शन जो तुरंत की तुरंत यहाँ से ले लिया जाएगा। ओके, इफेक्टर्स की बात करें, ये मेनली मसल्स होती हैं या फिर ग्लैंड्स होते हैं। ओके, जिसके बारे में फर्दर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप बेटा आप सभी को यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है ब्रेन वाला पार्ट जो आपका है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, ब्रेन वाला पार्ट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर एंड बच्चे, जय हिंद।